बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बलूचिस्तान का विज़िट मुकम्मल करके हम वापस आए हैं और मैं सीरियसली आपको बताऊँ, बड़े शानदार लोग हैं, बड़े कमाल लोग हैं और बड़े ख़ुददार लोग हैं। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से वादा किया कि मैं उनको इंटरव्यूज़ दूँगा, तो बलूचिस्तान के बारे में बहुत सारी कहानियाँ वो बताऊँगा आने वाले दिनों में। यहाँ पे भी शेयर करता रहूँगा कुछ बातें, लेकिन कमाल लोग हैं। हमने उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, हमने उनको वसाइल में हिस्सा नहीं दिया और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की। वो आगे निकलने के काबिल थे, हमारी कोताहियों की वजह से पीछे रह गए, लेकिन ज़बरदस्त लोग हैं और मुझे हमेशा अपना ये टूर याद रहेगा। हमने अल्लाह ताला की मदद से वहाँ कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, उसकी तफसीलात भी हम आपको बता देंगे और अभी वो हम कोशिश जारी रखे हुए हैं। लेकिन मुझे कुछ चीज़ों का दुख हमेशा रहेगा कि कैसे हीरे और शानदार लोग हैं, कैसे ज़बरदस्त नौजवान हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं और हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहरहाल आ जाते हैं ख़बरों की तरफ। सबसे पहले इमरान खान साहब की एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि क्योंकि हमारे एहसास सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की दुनिया भर में तहसीन की जा रही थी, चुनाचे अब इम्पोर्टेड हुकूमत की नाक तले पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने की हमारी तमाम काविशें लपेटी जा रही हैं। मरियम की शहबाज शरीफ को हेल्थ इंश्योरेंस कोड की मालियात रोकने की हदायत सबसे तशवीशनाक हैं। जब वो मरियम नवाज़ कह रही हैं शहबाज शरीफ को, यानी आपको हैरत नहीं होती कि मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ साहब को ये कहकर कि गरीबों का हेल्थ कार्ड बंद कर दो और उसके बाद अपना इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं। अपने वालिद का इलाज पाकिस्तान से बाहर, अपना इलाज पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान के गरीब को अगर कोई इलाज मुफ्त मिल रहा था तो वो बंद करवाने के लिए टेलीफोन कॉल पकड़ी गई और इस पर कोई शर्मिंदा ही नहीं है। यानी मरियम नवाज़ को, शहबाज शरीफ को इसके ऊपर रत्ती भर शर्मिंदगी नहीं है। इस पे उनकी पार्टी जवाब मांगने को और जवाब देने को भी तैयार नहीं है। यानी होना तो ये चाहिए था कि उनकी पार्टी मरियम नवाज से जवाब मांगती कि भाई गरीबों के हम हमदर्द हैं, उनके लिए हम पॉलिटिक्स करते हैं। ये क्या स्टेटमेंट है आपका कि हेल्थ कार्ड बंद कर दो सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान को सूट करता है या लोग उसकी वजह से इमरान खान को अच्छा समझेंगे। गरीब की सेहत का मामला जो है उसको बंद करवा के, गरीब का इलाज बंद करवा के अपने इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर चलेगी। अगर आज भी कोई ज़हनी गुलाम इन लोगों को, ये जो ख़ानदानी सियासत के चैंपियंस हैं, इनको अगर आज भी कोई मसीहा समझता है या लीडर समझता है, तो ऐसे लोगों की अकलों पे मातम ही किया जा सकता है इन चीज़ों को सुनने के बाद। उधर से इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट है, ये बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट है। इसहाक डार साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ का कुछ इलाज अभी बाकी है। इलाज तो वैसे सबका ही होने वाला है, लेकिन वो वाला इलाज इनका कभी होता नहीं है। तो नवाज शरीफ का कुछ इलाज अभी बाकी है। इसहाक डार साहब ने इंटरव्यू दिया। एक्चुअली कुछ इलाज बाकी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत एनआरओ बाकी है। ये थोड़ा सा इलाज नहीं बचा हुआ उनका, थोड़ा सा एनआरओ इमरान खान साहब जो नहीं देना चाह रहे थे, वो अब जो इनको मिल रहा है वो बचा हुआ है, जिसकी तलाश में अहम तरीन और ताकतवर तरीन लोग और साजिशें तैयार करने वाले कुछ लोग और उन साजिशों पर अमल करने वाले कुछ लोग और उन साजिशों से फ़ायदा उठाने वाले कुछ लोग, ये सारे लंदन में इकट्ठे हो रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द अपनी मर्जी के फैसले को इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया जा सके। नवाज शरीफ के रास्ते ये तमाम रुकावटें दूर की जा सकें और इमरान खान के मुस्तकबिल में वापस आने के रास्तों को बंद किया जा सके। वक्त बहुत कम है और काम इनको बहुत ज़्यादा करना है। मेरी इतला के मुताबिक, मैंने आपको कुछ अर्सा पहले भी कहा था कि ये चीज़ अंडर डिस्कशन आई है कि अल्ताफ़ हुसैन को कराची में वापस रीएक्टिव किया जाए, रीलॉन्च किया जाए और महाजरों के लिए हालात मुश्किल किए जाएं, कुछ बदअमनी फैलाई जाए और उसके बाद दोबारा से महाजिर वोट को एक तरफ करके अल्ताफ़ हुसैन को रीलॉन्च करके इमरान खान की जो सीटें कराची में इस मरतबा 14 थी, जो अगली मरतबा 14 से ज़्यादा होने की तवक्को थी कराची से, उनको कम करके 10 के अंदर
8-7 इतनी सीटें वो कर दी जाएं, ताकि इमरान खान साहब सादा अक्सरियत भी हासिल ना कर सकें और बाकी जगहों से भी इस तरह की चीज़ें की जाएंगी। तो हैदराबाद और कराची को कंट्रोल करने के लिए एमक्यूएम को या अल्ताफ़ हुसैन को रीलॉन्च करने का एक आइडिया भी ज़ेरे गौर है। अल्ताफ़ हुसैन साहब इस सिलसिले में आजकल माफ़ी शाफी भी मांग चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा एक कमज़ोर हुकूमत चाहिए होती है। ऐसा हुक्मरान चाहिए होता है जिसकी कुछ मजबूरियाँ हों, जिसकी कुछ कमज़ोरियाँ हों, जिसको ब्लैकमेल किया जा सके, उसको काबू किया जा सके। लेकिन इमरान खान जो है वो ना ब्लैकमेल होता है ना काबू होता है। तो एक ऐसे आदमी को कैसे आने दे सकती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, जो कंट्रोलेबल नहीं है? वो पाकिस्तान को अपने विजन के तहत चलाना चाहता है। एस्टेब्लिशमेंट की बात कभी मानता है और कभी इख्तलाफ करता है, और उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। तो ये जो कब्ज़ा है पाकिस्तान के ऊपर बड़े लंबे अरसे से, ये कब्ज़ा नहीं छूटता। फिर ऐसे ये तभी छूटता है जब आज़ाद सियासी लीडर्स आएँ और आज़ादी के साथ वो फैसले करें। मगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें फ़ौज का एलिमेंट भी है और बहुत सारे हैं, यानी ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक एस्टेब्लिशमेंट बनती है, तो वो कभी नहीं चाहती कि एक आज़ाद, खुद मुख्तार और ऐसा आदमी जिसको ब्लैकमेल ना किया जा सके, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, जिसको कठपुतली ना बनाया जा सके, वो आदमी मुल्क का हाकिम बने। वो नहीं चाहते। अब इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे थे, उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्मी चीफ कौन होगा, अगर मुजरिम से मुशावरत हो तो ये सिक्योरिटी थ्रेट है। इस पर ज़रा आप गौर कीजिएगा, ये बड़ी अहम खबर है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत की, हेडलाइन ये उठाएगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्मी चीफ कोई भी आ जाए। देखिए, इसको ज़रा समझें आप। इमरान खान साहब ये इसलिए कह रहे हैं कि जो भी आएगा आर्मी में से ही आएगा, मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आ जाए। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आर्मी चीफ की तैनाती कौन कर रहा है। अगर ऐसे लोगों ने तैनाती करनी है या उसके अंदर मुशावरत करनी है या उसके अंदर शामिल होना है जो लोग पाकिस्तान के अंदर मुजरिम का स्टेटस रखते हैं, तो ये बड़ी मायूब और गलत बात होगी, और इसको इमरान खान साहब सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तगड़ी मेरिट पर हो और सिपा सलार के ओहदे पर किसी भी शख्स को तैनात किया जाए तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाहौर में सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है। एक मुजरिम कैसे आर्मी चीफ का फैसला कर सकता है? इस जुमले को साथ मिलाकर देखा जाए तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ वही है जो पहले दिन था, और बड़ा वो क्लियर है। फिर साइफ़र के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कोई डर नहीं, साइफ़र कहीं चोरी नहीं हुआ, इसकी मास्टर दस्तावेज़ जो है दफ्तर खारजा में होती है। शुक्र है उन्होंने साइफ़र को तस्लीम तो कर लिया है। अब अगर मुझे बुलाया गया, या इमरान खान साहब कह रहे हैं अगर उनको बुलाया गया तहकीकाती कमेटी के सामने, तो पहले तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उनसे पूछूंगा कि डोनाल्ड लू ने किसको हटाने का हुक्म दिया और फिर उन्हें एनआरओ दे दिया गया। यानी अब ज़रा समझें कि इमरान खान साहब तो कहेंगे भी साइफ़र जो आप कह रहे हैं गुमा है, उस पर लिखा क्या हुआ था? वो तो यहाँ से शुरू करेंगे। उसमें लिखा था कि इमरान खान को निकाल दो। वो किसको कह रहा था कि निकाल दो? मुखातिब किससे था कि निकाल दो? और उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन भी हो गया। तो ये साइफ़र से मुझे लगता है भागेंगे। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि वो इसकी तहकीकात करवाएंगे। उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों से बातचीत की है, उन्हें कह रहे हैं कि जब इस पर तहकीकात करेंगे। वो साइफ़र उन्हें लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें इमरान खान को उलझाकर उनका जो एक बयानिया है कि पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत पर रजीम चेंज हुआ है, उस बयानिए को मुतासर करने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, ये जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुझे तोशाखाना केस में नाअहल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा चैलेंज करता हूं, मेरा जरदारी का और नवाज शरीफ का तोशाखाना केस एक साथ सुन लिया जाए। मैंने कुछ गैर कानूनी नहीं किया, जबकि उन्होंने तो गैर कानूनी तौर पर कीमती गाड़ियां ली हैं। तोशाखाना में जरदारी और नवाज शरीफ कीमती गाड़ियां नहीं ले सकते थे, मगर वो इन्हें अपने साथ लेकर चले गए।
اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات تو ہر چیز میں ہوتے ہیں، ہر معاملے کے آخر میں مذاکرات ہوتے ہیں اور باتیں مذاکرات میں ہی طے ہوتی ہیں، اور سیاستدان ویسے بھی مذاکرات سے نہیں بھاگ سکتے۔ پھر چیئرمین نیب انہوں نے کہا جی انہوں نے مرضی کا لگا لیا ہے، الیکشن کمیشن جتنا جانبدار اب ہے اتنا پہلے کبھی نہیں، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ ہمارے لانگ مارچ کو کیسے روکے گا، کیونکہ اسلام آباد کے چاروں طرف خیبر پختونخوا ہے، آزاد کشمیر ہے اور پنجاب ہے، تو رانا ثناء اللہ خالی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہ معاملات اتنے حساس ہیں کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی تک کو نہیں بتائے اور اپنے بہت دل کے قریب رکھے ہوئے ہیں لانگ مارچ کی ڈیٹ اور ان چیزوں کو، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کیونکہ 16 اکتوبر کے جو ضمنی انتخابات ہیں 9 حلقوں میں ہو رہے ہیں، ایک میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی الیکشن لڑ رہی ہیں، 8 حلقوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف۔ تو انہوں نے کہا 16 اکتوبر تو ابھی دور ہے، ہو سکتا ہے یہ ضمنی الیکشن کی نوبت ہی نہ آئے، تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے پہلے لانگ مارچ میں لے جائیں پاکستان کو۔ اس کے بعد ایک اور ڈیٹا ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ کافی شرمندہ کر دینے والا ڈیٹا ہے۔ اگر امپورٹڈ حکومت کو شرم آئے اپنی 75 رکنی کابینہ کے ساتھ تو وہ اس پہ شرما سکتے ہیں، یہ کافی اہم ہے۔ 2021 کا اور 2022 کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی۔ سب سے پہلے آپ 2021 میں دیکھیں اور لکھا ہوا کیا ہے، فیصل آباد، یہ 2021 کی خبر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ فیصل آباد 1990 کے بعد پہلی بار ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل طور پہ بحال ہو گئی، یعنی 1990 کے بعد، یہ 2021 کی خبر ہے، تو لگ بھگ 31 سال کے بعد، 31 سالوں کے بعد ٹیکسٹائل کی پوری انڈسٹری جو فیصل آباد کی ہے پہلی مرتبہ مکمل طور پہ بحال ہو گئی 90s کے بعد، 1990 کے بعد۔ پھر اگلی خبر یہ اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے کام میں تیزی، 2 لاکھ مزدوروں کی کمی کا سامنا، یعنی پاکستان میں مزدوری نہیں ملتی تھی، لوگوں کو ملازمتیں نہیں ملتی تھیں، اور یہاں ٹیکسٹائل کے اندر عمران خان صاحب کے دور میں صرف 1 سال پہلے 2 لاکھ مزدوروں کی کمی تھی، اور 50,000 بند پاور لومز دوبارہ چل پڑی، اور 30,000 لگنے کا مزید امکان ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے دور میں 2021 میں ہو رہا تھا۔ اب ذرا آج کی خبر آپ ملاحظہ فرمائیے، 2022 کی شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہفتے کے روز ملک بھر کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بند کر دیا جائے گا، یہ انڈسٹری نے اعلان کر دیا ہے۔ 1600 فیکٹریاں پہلے ہی بند ہو چکی ہیں، 50 لاکھ ملازمتیں ختم اور 3 کروڑ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، یہ بات ایپٹما نے کہی ہے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری سے متعلق ہیں۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن یعنی ایپٹما کا ملک بھر میں فیکٹریاں بند کرنے کا فیصلہ، جو حالت اس امپورٹڈ حکومت نے کی ہے، اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اب تک 50 لاکھ لوگوں کی ملازمتیں جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے فیکٹریاں بند ہونے کے بعد، اور 3 کروڑ لوگ ان فیکٹریوں کے بند ہونے سے متاثر ہوں گے۔ کہاں ہمیں روزگار میسر تھا اور لوگ موجود نہیں تھے، 1 سال پہلے 2 لاکھ مزدوروں کی کمی تھی، اور آج 50 لاکھ مزدوروں کی نوکری جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ یہ کر دیا امپورٹڈ سرکار نے پاکستان کے ساتھ۔ امپورٹڈ سرکار کو اور ان کے سہولت کاروں کو دونوں ہاتھوں سے سلام۔ اس کے بعد ایک اور خبر آپ کو دی گئی ہے ان کی جانب سے، ایک کے بعد ایک خوشخبری دیتے ہیں، اور خوشخبری یہ دے رہے ہیں کہ سردیوں میں گیس مزید کم ہو جائے گی، کوشش ہوگی کہ صرف ناشتے میں اور کھانے میں کم سے کم گیس دے سکیں۔ یہ وزیر مملکت جناب مصدق ملک صاحب نے فرمایا ہے، تو اب آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ ایک تو گیس کی قیمت دگنی کر دی ہے، بجلی کی قیمت 3 گنا کر دی ہے، اور نہ بجلی آپ کو میسر ہوگی نہ گیس آپ کو میسر ہوگی۔ پیٹرول کی قیمت بھی لگ بھگ 70% بڑھا دی ہے۔ یہ امپورٹڈ سرکار کے کارنامے ہیں، اور مہنگائی ویسے ہی 3 گنا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ لیڈرز ہیں اور یہ پاکستان کو مصیبتوں سے نکالیں گے، جنہوں نے پہلے 40 سال پاکستان کو 50 سال لوٹا، اور دوبارہ لوگوں نے ان کو بدل کر ایک نئے آدمی کو حکومت دی، پھر رجیم چینج آپریشن کر کے واپس ان کو لایا گیا، یہ بدلیں گے اگر پاکستان، جن کو یہ لگتا ہے وہ اپنے دماغ کا علاج کروائیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔